गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इडुसाला में आपका स्वागत है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट क्यूक बुक से वर्ल्ड ज्योग्राफी का डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें चैप्टर 7 तक कंप्लीट किया जा चुका है। अब चैप्टर 8 है। चैप्टर का नाम है महाद्वीपीय महासागरीय संचलन। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए कि इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टॉपिक हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत का प्रमाण, संवहन धारा सिद्धांत, सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, महत्वपूर्ण प्लेटें और प्लेटों का संचालन, और साथ ही अन्य महत्वपूर्ण तथ्य तथा अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है महाद्वीपीय एवं महासागरीय संचलन। ठीक है, चलिए देखते हैं सामान्य परिचय। वर्तमान में पृथ्वी के 70.8% पर भाग पर जल है एवं 29.2% भाग पर स्थल है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार महाद्वीपों एवं महासागरों का जो वर्तमान स्वरूप है, आज जो मानचित्र पे दिखाई पड़ता है, हमेशा से ऐसा नहीं था, भविष्य में भी वर्तमान जैसा नहीं रहेगा। ठीक है, तो सवाल क्या उठता है कि प्रारंभिक समय में महाद्वीपों एवं महासागरों की अवस्थिति कैसी थी तथा इसकी स्थिति में परिवर्तन के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं और यह कारण कैसे प्रभावित करते हैं। ये सभी उपरोक्त सभी प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास भूवैज्ञानिकों ने किया है तथा इसके लिए कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो हम उन सिद्धांतों को ही देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें महाद्वीपीय विस्थापन या प्रवाह कह लीजिए या विस्तार। ठीक है, तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत देखेंगे। यह क्या है? वर्ष 1596 में अब्राहम ऑर्टेलियस, जो डच मानचित्रवेता था, ने अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ की तट रेखा में समानता के आधार पर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप एवं अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया। वर्ष 1908 में अमेरिका के भूवैज्ञानिक F.B. टेलर ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो स्थल खंड के क्षैतिज स्थानांतरण के विषय में था। टेलर ने महाद्वीपीय प्रवाह का मुख्य कारण ज्वारीय शक्ति को बताया। वर्ष 1912 में जर्मनी के अल्फ्रेड वेगनर ने भी महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाद के वर्षों में महाद्वीपों एवं महासागरों के प्रवाह को सागर नीतल प्रसरण एवं प्लेट विवर्तनिकी जैसे सिद्धांतों के द्वारा सुधार एवं मजबूती प्रदान की गई। ठीक है, तो इसी वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसे हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वेगनर एक जर्मन मौसम वैज्ञानिक थे जो पृथ्वी की सतह पर अतीत में हुए जलवायु परिवर्तन का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने अध्ययन के दौरान क्या पाया कि ठंडे प्रदेशों जैसे नॉर्वे, स्वीडन में कोयले के भंडार हैं, जबकि गर्म प्रदेशों जैसे ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया में हिम निक्षेप के प्रमाण मिल रहे हैं। इस प्रकार की विशेषताओं को देखने के पश्चात वेगनर ने दो संभावना पर विचार किया। वो क्या थी? यदि स्थल भाग एक जगह स्थिर रहे हो तो जलवायु कटिबंधों का क्रमशः स्थानांतरण हुआ होगा। यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हो तो स्थल भाग का स्थानांतरण हुआ होगा। वेगनर को जलवायु कटिबंधों में परिवर्तन होने का कोई प्रमाण नहीं मिला, अतः उन्होंने स्थल के अस्थायित्व को अस्वीकार कर इसके स्थानांतरण एवं प्रवाह पर विश्वास किया। ठीक है, तो वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित मान्यताओं का विश्लेषण का आधार बनाया। तो ये मान्यता देख लेते हैं, उसके बाद फिगर देखेंगे। ठीक है, तो महाद्वीपीय क्रस्ट की उत्पत्ति के समय एक बृहद महाद्वीप था जिसका नाम पैंजिया था। ठीक है, तो एक बृहद महाद्वीप संपूर्ण पृथ्वी का निर्माण हुआ। इसके चारों तरफ विस्तृत जलीय भाग पैंथालसा, जो कि जल ही जल था। पैंजिया के मध्य में एक उथला एवं संकीर्ण महासागर तेथिस सागर था। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं कि महाद्वीपीय क्रस्ट की उत्पत्ति के समय एक
बृहद महाद्वीप था जिसे पैंजिया कहते थे, जिससे संपूर्ण पृथ्वी का निर्माण हुआ है, ठीक है। और इसके चारों तरफ जो विस्तृत जलीय भाग था वो पैंथालसा कहलाता था। और पैंजिया के मध्य में एक उथला एवं संकीर्ण महासागर तेथिस सागर था। तो चलिए इसको पहले हम लोग फिगर में देख लेते हैं, ठीक है। ये फिगर है आपका, ये देखिए, ये पूरा जो है ये संपूर्ण पृथ्वी जिसे पैंजिया, ये पैंजिया महाद्वीप था, ठीक है। और ये पैंथालसा सागर आपको दिख रहा होगा, और इस पैंजिया महाद्वीप के बीच में तेथिस सागर था। और इसी का क्रमिक रूप से स्थानांतरण होकर आज के जो वर्तमान में स्थल की व्यवस्था देखी जा रही है वो आज बना है, ठीक है। तो ये देख लिया कि आपने महाद्वीपीय क्रस्ट की उत्पत्ति एक बृहद महाद्वीप पैंजिया, ठीक है, का निर्माण हुआ। इसके चारों तरफ जलीय भाग कौन सा था? पैंथालसा था। पैंजिया के मध्य में एक उथला सागर जो तेथिस सागर के नाम से जाना जाता था। तो ये अब आगे देखते हैं। कार्बोनीफेरस युग के पहले तक सभी महाद्वीप पैंजिया के रूप में जुड़े हुए थे। तो कार्बोनीफेरस जब युग आया उसके पहले तक क्या था कि सभी जो महाद्वीप थे वो पैंजिया के रूप में जुड़े हुए थे, तथा सियाल से निर्मित महाद्वीपीय क्रस्ट सीमा से निर्मित महासागरीय क्रस्ट के ऊपर तैर रहे थे, क्योंकि सियाल का घनत्व सीमा से कम है, ठीक है। तो सियाल से निर्मित जो महाद्वीपीय क्रस्ट था वो सीमा से निर्मित महासागरीय क्रस्ट के ऊपर तैर रहे थे, ठीक है। तो जो महाद्वीपीय क्रस्ट था वो महासागरीय क्रस्ट के ऊपर तैर रहा था, क्योंकि जो सियाल का घनत्व है वह सीमा से कम है, ठीक है। इसलिए कार्बोनीफेरस युग के अंतिम चरण में क्या होता है कि चंद्रमा के आकर्षण बल और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल व ध्रुवीय फ्लीइंग बल के कारण पैंजिया का विघटन होता है, और विघटन होने से अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के रूप में होना प्रारंभ होता है। तो जो पैंजिया अभी महाद्वीप आपने देखा था, इसका दो भागों में खंडन हो जाता है। एक ऊपर का जो भाग है उसको अंगारा लैंड कहते हैं, और जो नीचे का भाग है वो गोंडवाना लैंड कहलाता है, ठीक है। आगे चलकर जुरैसिक युग में पुनः उपरोक्त बलों के प्रभाव से गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड का विभाजन शुरू हो गया। तो लॉरेशिया अथवा अंगारा लैंड से उत्तर अमेरिका, ग्रीनलैंड, एशिया, यूरोप का निर्माण हुआ, ठीक है। और गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका का निर्माण हुआ, ठीक है। तथा प्लीस्टोसीन युग तक महाद्वीपों ने वर्तमान स्थिति से मिलता जुलता स्वरूप धारण कर लिया। तो अंगारा लैंड से किसका विकास होता है? उत्तरी अमेरिका का, ग्रीनलैंड का, एशिया का, यूरोप का निर्माण होता है, जबकि गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का निर्माण हुआ है, ठीक है। जो उत्तर की ओर है अंगारा लैंड से हुआ है उसका निर्माण, और जो दक्षिण की ओर है वो गोंडवाना लैंड से उसका निर्माण हुआ है, ठीक है। समझ गए होंगे। फिगर देख लीजिए, ये देखिए 225 मिलियन वर्ष पूर्व पैंजिया ऐसा था। ट्रियासिक युग में क्या हुआ? 200 मिलियन वर्ष पूर्व पैंजिया में थोड़ा थोड़ा ये स्थानांतरण शुरू हो गया। फिर जुरैसिक युग आते आते जो 150 मिलियन वर्ष पूर्व था और इसमें फैलाव आता है, विस्तार आता है। और क्रिटेशियस युग में 65 मिलियन वर्ष पूर्व जो था इसमें और स्थानांतरण हो गया। और फिर उसके बाद आज के जो वर्तमान स्वरूप है उसकी तरह अब स्थानांतरण स्वरूप जो आज का दिख रहा है वो ऐसा हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। महाद्वीपों के विखंडन के बाद विभिन्न दिशाओं में विस्थापन के कारण पैंथालसा का संकुचन हुआ। वर्तमान में पैंथालसा के अवशिष्ट भाग को ही प्रशांत महासागर का नाम, जो पैंथालसा जल वाला भाग था, जलीय भाग था, उसके जो अवशिष्ट भाग थे उससे आज प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ। प्रायद्वीपीय भारत, यूरेशिया व अफ्रीका का उत्तर की ओर विस्थापन होने के कारण तेथिस सागर में निक्षेपित अवसाद में वलन पड़ने से हिमालय तथा आल्प्स पर्वतों का निर्माण हुआ। तो प्रायद्वीपीय भारत, यूरेशिया और अफ्रीका का उत्तर की ओर विस्थापन हुआ। इस विस्थापन के कारण जो बीच में तेथिस सागर आपने अभी फिगर में देखा था, तो जो बीच में तेथिस सागर था उसका निक्षेपित अवसाद में वलन पड़ने से ये जो हिमालय आज हमारे भारत के ऊपर जो बना हुआ है, और
अल्पस पर्वत जो यूरोप में है, तो इनका निर्माण होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका के पश्चिम दिशा में खिसकने से अटलांटिक महासागर बना और एवं महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों में वलन पड़ने से रॉकी तथा एंडीज पर्वतमालाओं का निर्माण हुआ। समझ गए कि उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका के पश्चिम दिशा में खिसकने से क्या होता है, अटलांटिक महासागर बनता है और महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों में वलन पड़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ रॉकी और एंडीज पर्वतमालाओं का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में वैश्विक प्रमाण देखते हैं तो महाद्वीपीय साम्यता, ठीक है, इसमें फर्स्ट है दक्षिण अमेरिका एवं अफ्रीका के आमने सामने के तटों में अद्भुत साम्यता दिखती है। ठीक है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि पहले ये आपस में जुड़े हुए थे। इसी तरह देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट की यूरोप के पश्चिमी तट के साथ साम्यता स्थापित की जा सकती है। तो इनके तटों के किनारे जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि दोनों जुड़े हुए थे। ठीक है, अब पूर्वी अफ्रीका में इथोपिया तथा इरिट्रिया का जो उभार है वो पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान की तटरेखा से संयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तथा ऑस्ट्रेलिया को बंगाल की खाड़ी में जोड़ा जा सकता है। तो वेगनर ने इसे साम स्थापना अथवा जिग्सा फिट का नाम दिया। ठीक है, तो जो जहाँ फिट हो गया। अब देखिए तटीय चट्टानों की आयु में समानता भी दिखती है। ब्राज़ील तथा पश्चिमी अफ्रीका के तट पर 200 करोड़ वर्ष पुरानी सैलों के समूह की पट्टियाँ पाई जाती हैं जो आपस में मेल खाती हैं तथा दोनों जुरैसिक काल की हैं। इससे पता चलता है कि दोनों किनारे पहले आपस में जुड़े रहे होंगे। ठीक है, टी लाइट ये हिमानी निक्षेपण से निर्मित औषधि चट्टानें होती हैं। भारत में स्थित टी लाइट तलछट के प्रतिरूप प्रायद्वीपीय विभिन्न स्थलखंडों के आधारों में पाए जाते हैं जो एक लंबी अवधि वाले हिमाच्छादन की ओर इंगित करते हैं। तो भारत के अतिरिक्त दक्षिणी गोलार्ध में स्थित अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एवं मेडागास्कर में हिमानी निर्मित टी लाइट चट्टानें प्राचीन जलवायु और महाद्वीपों के जुड़ाव के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो ये सभी से ऐसा प्रमाणित होता है कि ये जुड़े हुए थे। ठीक है, अभी हम लोग देख रहे हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में जो साक्ष्य है वो ही देख रहे हैं। तो ये आया नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। ये महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित जो हम लोग साक्ष्य देख रहे हैं उसी में है। तो हम लोगों ने महाद्वीपीय साम्यता देख लिया, तटीय चट्टानों की आयु में समानता देख लिया। अब जीवाश्मों का प्रमाण, ध्रुवीय स्थानांतरण, टी लाइट निक्षेप, प्लेसर निक्षेप, वानस्पतिक प्रमाण, ये सभी इसके प्रमाण देखने हैं। ठीक है, तो जीवाश्म के बारे में देख लेते हैं। लेमूर के जीवाश्मों की भारत, अफ्रीका, मेडागास्कर में उपस्थिति के कारण ही कुछ विद्वानों ने तीनों स्थानों को जोड़कर लेमूरिया स्थलखंड का नाम इसको दिया है। ठीक है, मेसोसॉरस एक रेंगने वाला छोटा जीव है जो केवल उथले खारे पानी में ही रह सकता है। तो दक्षिण अफ्रीका के केप प्रांत एवं ब्राज़ील के ईटाबर में सेल समूह में इसके अस्थि अवशेष मिलते हैं जिससे इनके आपस में जुड़ाव का संकेत मिलता है। तो इन सभी से ऐसा लगता है कि आपस में ये जुड़े हुए, ये सब साक्ष्य हैं। ठीक है, अब वानस्पतिक साक्ष्य देख लीजिए। भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, फॉकलैंड द्वीप में ग्लोसोप्टेरस नामक वनस्पति के प्रमाण यह प्रदर्शित करते हैं कि ये स्थलखंड जो हैं अतीत में जुड़े हुए थे। ठीक है, अब देखते हैं प्लेसर निक्षेप। घाना जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है, घाना तट पर स्वर्ण युक्त चट्टानों की अनुपस्थिति के बावजूद वहाँ स्वर्ण के बड़े निक्षेप मिलते हैं, जबकि स्वर्ण युक्त चट्टानी सिराएं ब्राज़ील में पाई जाती हैं। इस प्रकार अतीत में इनके आपस में जुड़ने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, संवहन धारा सिद्धांत पे आ जाते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने किया है। होम्स के अनुसार क्या है कि पृथ्वी के जो मेंटल भाग में रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन से उत्पन्न तापीय भिन्नता के फलस्वरूप संवहन धाराओं की उत्पत्ति होती है एवं पृथ्वी के आंतरिक भाग से चलकर लिथोस्फीयर से टकराती है और वो दो भागों में बट जाती हैं। जहाँ पर ये संवहनीय धाराएं टकराती हैं
वहाँ का भाग कमज़ोर हो जाता है तथा कालांतर में संवहनीय धाराएं अपने प्रवाह के कारण लिथोस्फीयर को विखंडित कर देती हैं, जिससे महाद्वीपों का विखंडन होता है। ठीक है। होम्स ने स्पष्ट किया है कि संवहन धाराएं एक कोशिका के रूप में विकसित होती हैं। साथ ही पृथ्वी के मेंटल भाग में ऐसी अनेक कोशिकाओं का एक तंत्र विकसित होता है। इसे स्थल खंडों में एक प्रकार का प्रवाही बल का कार्य करता है, जिसके सहारे महाद्वीपीय संचलन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है। अब देख लेते हैं सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत। ये सारी अपनी अपनी वैज्ञान सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1961-62 में हैरी हेस ने किया। सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत के प्रतिपादन से पूर्व हेस ने निम्नलिखित तथ्यों का विश्लेषण किया। मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य क्रिया है, जिससे अत्यधिक मात्रा में लावा जो है बाहर निकलता है और भूपर्पटी का निर्माण होता है। महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानों के निर्माण का समय, संरचना, संगठन एवं चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। कटकों के समीप चट्टानें नवीनतम हैं और कटकों से दूर जाने पर क्रमशः अधिक प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं। महासागरीय प्रपट्टी की चट्टानें महाद्वीपीय प्रपट्टी की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नवीन है। गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम अधिक गहराई पर हैं, जबकि मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में ये भूकंप कम गहराई पर उत्पन्न होते हैं। तो उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर ही हेस ने सागर नीतल प्रसरण अर्थात सागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। हेस के अनुसार महासागरीय कटकों के मध्य ज्वालामुखी उद्वेदन से कटकों के बीच की दरार का भराव लावा द्वारा होने के कारण ही महासागरीय प्रपट्टी का दोनों तरफ विस्थापन हो रहा है, फलतः महासागरीय तल का विस्तार हो रहा है। तो हेस के अनुसार ऐसा। तो विभिन्न भूगोलवेत्ता ने अपनी अपनी मत विचार प्रकट किए हैं। ठीक है, तो देख लिया हम लोगों ने वो। हेस के अनुसार जहाँ ज्वालामुखी से नवीन भूपर्पटी या महासागरीय प्रपट्टी का निर्माण हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ महासागरीय गर्तों में इसका विनाश भी हो रहा है। तो ये हेस के अनुसार था। अब प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन का श्रेय जो है किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, पूरा चुंबकत्व अध्ययन और सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत का सम्मिलित रूप है। ठीक है। 1967 में मैकेंजी, मॉर्गन व पार्कर ने पूर्व के उपलब्ध विचारों को समन्वित कर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल की जो ऊपरी परत से निर्मित 5 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर मोटाई की ठोस परत अर्थात स्थल मंडल के बृहद खंड को प्लेट कहते हैं, जो 5 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की मोटाई का होता है, तो प्लेट कहते हैं। यह कई खंडों में विभाजित होता है, जो महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट से निर्मित होता है। इसमें सिलिका, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की अधिकता रहती है। पृथ्वी की सतह पर 7 बृहद प्लेटों में केवल प्रशांत महासागरीय प्लेट ही पूर्णतः महासागरीय क्रस्ट से निर्मित है, जबकि अन्य प्लेटें महाद्वीपीय एवं महासागरीय दोनों क्रस्ट से निर्मित हैं। इसके अतिरिक्त कई अन्य गौण प्लेटें भी विद्यमान हैं। ये प्लेटें दुर्बल मंडल के ऊपर संचलन करती हैं और इन्हीं प्लेटों के संचलन के कारण पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट क्या होता है? तो महासागरीय प्लेट होता है, इसका अधिकांश भाग महासागर से संबंध होता है और बेसाल चट्टान से निर्मित यह प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से भारी तथा अधिक घनत्व की होती है, किंतु इसकी मोटाई कम होती है। महाद्वीपीय प्लेट, इसका अधिकांश भाग स्थल मंडल से संबंधित होता है। यह अपेक्षाकृत हल्की एवं ग्रेनाइट की बनी होती है तथा इसका घनत्व कम होता है और इसकी मोटाई महासागरीय प्लेट से अधिक होती है। ठीक है। अब आगे आते हैं, महत्वपूर्ण प्लेटें देख लेते हैं और इसमें सम्मिलित भाग। तो अंटार्कटिक प्लेट में कौन से भाग आते हैं? अंटार्कटिक महाद्वीप और अंटार्कटिक के चारों ओर से घेरती हुई महासागरीय प्लेट। ठीक है। उत्तरी अमेरिकी प्लेट में कौन सा आता है? उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर प्लस
उत्तर अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिकी प्लेट में कौन आता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप प्लस दक्षिणी पश्चिमी अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागरीय प्लेट में प्रशांत महासागरीय नितल आता है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अगर देखें तो इसमें भारत प्लस ऑस्ट्रेलिया प्लस हिंद महासागर, ठीक है। अफ्रीकन प्लेट में अफ्रीका महाद्वीप प्लस पूर्वी अटलांटिक महासागर प्लस पश्चिमी हिंदी महासागर, ठीक है। यूरेशियन प्लेट में यूरोप, एशिया प्लस पूर्वी अटलांटिक महासागर। तो इसे याद कर लीजिएगा कि कौन किस में आता है। अब अन्य जो गॉड प्लेटें हैं उसके बारे में देख लेते हैं। ये फिगर में ये अमेरिकन नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये पैसिफिक प्लेट है, साउथ अमेरिका प्लेट है, और ये अफ्रीका प्लेट है, यूरेशिया प्लेट है, और ये ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, ठीक है। और ये अंटार्कटिका प्लेट है। अब देख लेते हैं अन्य गॉड प्लेटें। कोकोस प्लेट, यह कहाँ पे स्थित है? तो यह मध्य अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है। नजका प्लेट दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। अरेबियन प्लेट, इसमें अरब प्रायद्वीप के अधिकतर भाग सम्मिलित हैं। फिलीपीन प्लेट, यह प्रशांत महासागरीय प्लेट एवं एशिया महाद्वीप के बीच में स्थित है। कैरोल प्लेट, यह न्यू गिनी के उत्तर में फिलिपियन एवं भारतीय प्लेट के बीच में स्थित है। फ्यूजी प्लेट, यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। जुआंडी फूका प्लेट, यह अलास्का के नीचे उत्तरी अमेरिकी प्लेट के पश्चिम में है, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार मैप में देख लीजिएगा, आपके पास मैप तो होगा ही, तो एक बार देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्लेटों का संचलन। स्थल मंडल के नीचे अथवा पृथ्वी के आंतरिक भागों में ऊष्मा की भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली संवहनीय धाराएं विद्यमान होती हैं। ये धाराएं लगभग 100 से 250 किलोमीटर की गहराई पर रेडियोधर्मी तत्वों के विघटन से उत्पन्न ऊर्जा द्वारा संचालित होती हैं। संवहनीय धाराओं के कारण प्लेट लगातार चलायमान रहती हैं। प्लेटों का संचलन 3 प्रकार से होता है। तो ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? अपसारी संचलन, अभिसारी संचलन, देख लेते हैं इनको। और तीसरा प्लेट है रूपांतरण या समानांतर संचलन। तो चलिए एक एक करके इन्हें देख लेते हैं। अपसारी संचलन या डाइवर्जेंट मोमेंट, जब 2 प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करती हैं, ये देखिए विपरीत दिशा में गमन कर रही हैं, तो उसे अपसारी संचलन कहते हैं। वह स्थान जहाँ से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती हैं उसे प्रसारी स्थान कहा जाता है, ठीक है। ये अपसारी संचलन हो रहा है, फिगर में आप देख रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। महासागरीय तल पर प्लेटों के अपसरण के कारण, जब अपसरण होता है तो तनावमूलक बल के द्वारा भ्रंशन की प्रक्रिया होती है। साथ ही मैग्मा के निष्कर्षण से नई परपटी का भी निर्माण होता है। अपसारी प्लेट किनारों पर नए क्रस्ट का निर्माण होने के कारण इसे रचनात्मक किनारा भी कहा जाता है, जिससे सागर तल का प्रसार होता है। विश्व के अधिकांश अपसारी किनारे मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ हैं। अपसारी संचलन का सबसे अच्छा उदाहरण अगर देखें तो यह मध्य अटलांटिक कटक है, जहां से अमेरिकी, यूरेशियन एवं अफ्रीकी प्लेटें अलग हो रही हैं, ठीक है। तो मध्य अटलांटिक कटक से अमेरिकी, यूरेशियन एवं अफ्रीकी प्लेटें अलग हुई हैं, ठीक है। अब देखते हैं अभिसारी संचलन, कन्वर्जेंट मोमेंट। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है, देखिए ये प्लेट दोनों एक दूसरे से टकरा रही हैं, तो अधिक घनत्व की प्लेट कम घनत्व की प्लेट के नीचे छेपित हो जाती है। इस प्रकार की गति को अभिसारी संचलन कहते हैं। जहां प्लेटों का छेपन होता है उसे प्रविष्टन क्षेत्र भी, सबडक्शन जोन कहते हैं इसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्लेटों की टक्कर हो रही है और फिर ये प्लेटें छेपित प्लेट है, ये प्लेट छेपित प्लेट है। अभिसारी संचलन के समय प्लेटों के आपस में टकराने व एक का दूसरे के नीचे छेपन होने से ज्वालामुखी व भूकंप की क्रिया के साथ साथ नवीन वलित पर्वत का, गर्त का, द्वीपीय चाप आदि का निर्माण होता है। क्योंकि इस प्रकार के संचलन में प्लेटों का विनाश होता है तो इसे विनाशात्मक प्लेट सीमांत भी कहते हैं। तो इसे भी याद रखिएगा कि किस संचलन में प्लेटों का विनाश होता है, तो अभिसारी में होता है, और अपसारी में क्या होता है, रचनात्मक उसमें निर्माण होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में इस प्रकार संचालन एक सामान्य परिघटना है। तो जो उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में संचलन हो रहा है वह इसकी घटना है। अभिसारी संचलन 3 प्रकार से होता है, महाद्वीपीय महासागरीय संचलन, महाद्वीपीय संचलन और महासागरीय संचलन। तो इन्हें देख लेते हैं। महाद्वीपीय संचलन को देख लेते हैं, महाद्वीपीय महासागरीय संचलन को देखते हैं। तो इसमें महाद्वीपीय एवं महासागरीय प्लेट अभिसरण का संबंध उत्तर व दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग से है, जहां महासागरीय प्लेटों पर गर्तों का व महाद्वीपीय प्लेटों पर मोड़दार पर्वतों जैसे रॉकी व एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ है। इस प्रकार के संचलन में अत्यधिक घनत्व वाली जो प्लेट महासागरीय प्लेट का कम घनत्व वाली महासागरीय प्लेट के नीचे क्षेपण होता है। तो इसमें जो अत्यधिक घनत्व वाली महासागरीय प्लेट होती है वो कम घनत्व वाली महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाती है। ठीक है, महासागरीय प्लेट के अधिक गहराई में क्षेपित होने के कारण भ्रंशन की क्रिया होती है। तो इससे गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप की उत्पत्ति होती है। अत्यधिक ताप व दाब के प्रभाव से क्षेपित प्लेट के आंशिक गलन से मैग्मा का निर्माण होता है, और जब यही मैग्मा प्लेटों को तोड़ते हुए सतह पर पहुंचता है तो ज्वालामुखी प्रक्रिया संपन्न होती है। फलतः महाद्वीपीय क्षेत्र में ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है, जैसे कास्केड श्रृंखला, रॉकी पर्वत, पश्चिमी चिली श्रृंखला, ये सब है। अब देखिए महाद्वीपीय संचलन में क्या होता है। तो महाद्वीपीय प्लेटों की टक्कर का संबंध यूरेशियन और भारतीय प्लेट सीमांत से है। यहाँ सीमांत क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। महाद्वीपीय प्लेटों के टक्कर से अत्यधिक संपीड़न बल के कारण महाद्वीपीय सीमांत पर अवसादों में वलन से मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है, जैसे हिमालय, अल्पस, एटलस, यूराल, ये सब पर्वत श्रृंखलाएं। यहाँ प्लेटों का अधिक गहराई में क्षेपण नहीं हो पाता, अतः यहाँ ज्वालामुखी क्रियाएं तो नहीं होती, किंतु भूकंप की संभावना जो है वो बनी रहती है। तो यह महाद्वीपीय संचलन था। अब देखते हैं महासागरीय संचलन। इसमें क्या होता है। तो महासागरीय प्लेट अभिसरण का संबंध प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारों से है, जहां न केवल गहरे गर्त जैसे मेरियाना गर्त, फिलीपींस गर्त का निर्माण हुआ है, बल्कि फिलीपींस व जापान जैसी द्वीपीय संरचनाओं का भी विकास हुआ है। तो इनका विकास महासागरीय संचलन के द्वारा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अत्यधिक घनत्व वाली महासागरीय प्लेट का कम घनत्व वाली महासागरीय प्लेट के नीचे क्षेपण हुआ है। महासागरीय प्लेट का अधिक गहराई में क्षेपण होने के कारण अत्यधिक ताप व दाब के प्रभाव से प्लेट के आंशिक गलन के फलस्वरूप मैग्मा की उत्पत्ति होती है। जब यही मैग्मा महासागरीय परतों को तोड़ते हुए सतह पर पहुंचता है तो विस्फोटक ज्वालामुखी प्रक्रिया संपन्न होती है। अब देख लीजिए तीसरा, रूपांतरण या समानांतर संचलन। ठीक है, ट्रांसफॉर्म या पैरेलल मूवमेंट। जब दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं, जिससे न तो किसी प्रकार की प्रॉपर्टी का निर्माण होता है और न ही प्रॉपर्टी का विनाश होता है, तो इसे समानांतर संचलन कहते हैं। इसे संरक्षित प्लेट सीमांत भी कहते हैं। समानांतर तथा विपरीत दिशा में संचलन से घर्षण के कारण भूकंप की संभावनाएं जो हैं बढ़ जाती हैं। कैलिफोर्निया का जो सैन एंड्रियास भ्रंश है वह इसी का उदाहरण है। किसका? रूपांतर सीमा का। ये देखिए परिवर्तनशील, ये किनारा जो है परिवर्तनशील किनारा है, ये संचलन हो रहा है, रूपांतरण संचलन। एक इधर आ रहे हैं, एक इधर जा रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग की अधिकता के कारण इसे स्थलीय गोलार्ध, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता के कारण इसे जलीय गोलार्ध कहा जाता है। आर्थर होम्स ने पृथ्वी के मेंटल भाग में संवहन धाराओं के तंत्र की खोज की है। प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भूगर्भ शास्त्री टूजो विल्सन द्वारा किया गया था। ठीक है, प्रशांत प्लेट जो है विश्व की सबसे बड़ी प्लेट है। भारतीय प्लेट हिंद महासागर के अधिकांश भाग, प्रायद्वीपीय भारत तथा ऑस्ट्रेलिया को घेरे हुए हैं। यह उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ रही है, इससे हिंद महासागर का क्षेत्र विस्तार हो रहा है। ठीक है, अमेरिकी प्लेट तथा भारतीय प्लेट महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण है। ध्रुवीय फ्लिंग बल
पृथ्वी के घूर्णन बल की उपमा है। भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, विद्युत चुंबकीय विकिरण आदि पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार हैं। उत्तरी अमेरिकी प्लेट के पश्चिम में प्रवाहित होने के कारण प्रशांत महासागरीय प्लेट का क्षय हो रहा है, जिससे प्रशांत महासागर का क्षेत्र सिकुड़ रहा है। ठीक है, महाद्वीप और महासागर पृथ्वी के प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। फर्स्ट है, इन पे विचार करना है, इनमें से कौन से पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार हैं। तो इनमें सभी हो जाएंगे, विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, सभी हो जाएंगे। इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है। तो यह अंटार्कटिका लघु प्लेट नहीं है। हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है। तो अभी आपने देखा महाद्वीपीय अभिसरण है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हेस ने निम्न में से कौन सी अवधारणा पर विचार नहीं किया है। तो यह सी हो जाएगा इसका, विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण, जबकि ये 3 A, B, D जो दिया है उनका विचार दिया है। नेक्स्ट है, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का भूभाग शामिल था। कौन सा भाग शामिल था। ये सभी शामिल हैं, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया सभी। पोलर फ्लिंग बेल निम्न में से किससे संबंधित है। तो यह पृथ्वी का घूर्णन से संबंधित है, बी। नेक्स्ट है, महाद्वीप अलग कैसे हुए। तो यह विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए हैं। नेक्स्ट है, कार्बोनीफेरस युग में जुड़े पृथ्वी के सभी स्थल खंड को वेगनर ने कौन सा नाम दिया। तो यह पैंजिया नाम दिया था। निम्न महाद्वीपों में से कौन गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, उत्तर अमेरिका। ये गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। प्रशांत महासागरीय प्लेट का उदाहरण कौन सा है। तो देखें तो महासागरीय प्लेट। ठीक है, तो प्रशांत महासागर प्लेट किसका उदाहरण है, महासागरीय प्लेट का उदाहरण है। नेक्स्ट है, महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण है। तो भारतीय प्लेट। ठीक है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो यह F.V. टेलर के द्वारा किया गया है। यूरेशियाई प्लेट का उदाहरण किसका है। तो इसका आंसर महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट का उदाहरण है, यूरेशियाई प्लेट। नेक्स्ट है, सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो यह हैरी हेस ने किया था। तो चलिए, आपका ये चैप्टर प्लस अभ्यास प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। ओके, बाय बाय।